एपिसोड की शुरुआत में हमें काफका और मीना दिखाए जाते हैं और तभी उनके उस शहर पर एक काइजू अटैक कर देता है, जिस वजह से मीना काफी ज्यादा घबराने लगती है। लेकिन काफका उसे हिम्मत देते हुए कहने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उस जगह पर डिफेंस फोर्स भी पहुंच जाती है और अचानक से काफका के सामने से मीना भी गायब हो चुकी थी। और पीछे मुड़ने पर काफका पाता है कि डिफेंस फोर्स ने उसे घेर लिया है। साथ ही मीना भी फिर से वापस आ चुकी थी और उसे काइजू नंबर 8 बुला रही थी। और डिफेंस फोर्स के काफका पर अटैक करने के साथ ही काफका अपना कंट्रोल खो देता है और एक बड़े काइजू के अंदर तब्दील होने के साथ ही पूरे शहर को तबाह करने लगता है। और तभी काफका की नींद टूट जाती है और हमें मालूम चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। और हमें मालूम चलता है कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद था। और तभी हमें इन लोगों का बेस दिखाया जाता है, जो कि काइजू नंबर 10 के अटैक के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। मीना भी उसी जगह को देख रही थी, तभी सोशियो उससे मिलने पहुंच जाता है और सोशियो मीना को बताने लगता है कि काफका की जान बच दी गई है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे हेडक्वार्टर ने पकड़ा हुआ है। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि आगे उसके साथ अब क्या होने वाला है, जिसके चलते मीना उसे शुक्रिया कहने लगती है। और तभी ये दोनों बात करने लगते हैं कि उस बेवकूफ ने इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और तभी मीना कहने लगती है कि हमारी यूनिट के सभी रुकीज दूसरी यूनिट के अंदर जाने वाले हैं। और तभी हमें मालूम चलता है कि इचिकावा और फुरुहाशी को एक यूनिट मिली थी और इचिकावा अभी भी काफका को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। और तभी फुरुहाशी उसका मन बहलाने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और अपनी फोटो खिंचवाते हुए उल्टी सीधी हरकत करने लगता है। और तभी वो कहने लगता है कि अभी तक उस बूढ़े आदमी ने मेरा मैसेज नहीं देखा है और वैसे भी उसकी हरकतों की वजह से वो डिफेंस फोर्स का नॉर्मल इंसान बनकर अब रह ही नहीं सकता। और तभी इचिकावा को काफका की एक बात याद आने के साथ ही हंसी आने लगती है और फुरुहाशी भी उस बात के बारे में पूछने लगता है। तब वो बताने लगता है कि पहली बार जब काफका काइजू के अंदर कन्वर्ट हुआ था तो उसने मुझसे पूछा था कि अब मेरा क्या होगा, क्या वो एक काइजू बनकर डिफेंस फोर्स के अंदर रह पाएगा। और फुरुहाशी भी ये बात सुनकर हंसने लगता है, जिसके चलते वो कहने लगता है कि अगर मैं काफका होता तो पूरा 1 साल ही मैं शॉप के अंदर बिता देता। जिसके चलते अब ये लोग 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगते हैं और इचिकावा सोचने लगता है कि वो काफका को बचाने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। और हेडक्वार्टर के अंदर हमें किकोरू दिखाई जाती है, जो कि सभी लोगों के मैसेज पढ़ रही थी। और किकोरू सोचने लगती है कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, क्योंकि अगर काफका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे रोकना होगा। और तभी उससे मिलने के लिए 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन आ जाता है, जिसका नाम ईजी था। और किकोरू को 1st डिवीजन के अंदर भेज दिया गया था, जिसके चलते वो उसे कैप्टन गेन के पास ले जाने लगता है। और तभी किकोरू सोचने लगती है कि 1st डिवीजन काफी ज्यादा ताकतवर है, तो अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर टीम के कैप्टन से सब कुछ सीख कर रहूंगी। और जैसे ही वाइस कैप्टन दरवाजा खोलता है तो गेन अंदर गेम खेल रहा था और ये चीज देखते हुए किकोरू को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। और तभी ईजी एक लात मारकर गेन का गेम तोड़ देता है। और तभी ईजी उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना इस रूम को क्लीन कर देना, लेकिन गेन कहने लगता है कि ये सिर्फ मेरा रूम है तो यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। और तभी ईजी उसे एक लात मारते हुए उसे काफी ज्यादा आलसी कहने लगता है। और तभी गेन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये मेरा रूम है और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम इस रूम को साफ क्यों नहीं कर देते। और तभी ईजी गेन को उठाने के साथ ही कहने लगता है कि तुम्हें इस रूम की सफाई करनी होगी। और किकोरू को भी गेन की ऐसी हालत देखकर उसके लिए बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो 1st डिवीजन का कैप्टन था तो वो उसे सैल्यूट करने लगती है। और किकोरू अपने आप को गेन को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन गेन कहने लगता है कि मुझे इन सभी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, तुम तो मिसाओ की बेटी हो, मुझे तुमसे कैप्टन के तौर पर सिर्फ एक ही चीज चाहिए। और तभी किकोरू कहने लगती है कि आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और तभी उस जगह पर काइजू के अटैक का अलर्ट बजने लगता है और तभी गेन सबको रेडी होने को कहने लगता है। और तभी गेन किकोरू को भी अपने साथ चलने को कहने लगता है ताकि वो अब इन लोगों के तौर तरीके सीख सके। जिसके चलते हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। समुद्र के बीच में कुछ लोगों ने काइजू को निकलते हुए देखा था और तभी डिफेंस फोर्स को भी इस बारे में मालूम चल जाता है और वो लोग 1st डिवीजन को इसका मुकाबला करने को भेज देते हैं। और सरकार ने भी काइजू से लड़ने के लिए टैंक भेज दिए थे और आम लोगों को भी काइजू का अलर्ट मिल चुका था, जिस वजह से वो छिप जाते हैं। और तभी काइजू के ऊपर अटैक कर दिया जाता है ताकि उसे समुद्र तट से दूर रखा जा सके। लेकिन तभी काइजू अपने आप को बचाने के लिए एक ब्रिज को तोड़ देता है और तभी वो काइजू उस जगह से भागने की कोशिश करने लगता है और सभी को मालूम चल जाता है कि काइजू ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है, जिस वजह से डिवीजन 1 भी अपने नए प्लान के ऊपर काम करने लगते हैं। और तभी गेन सभी लोगों को हमला करने को कह देता है और तभी ये सभी लोग काइजू के ऊपर अटैक कर चुके थे और किकोरू भी हेलीकॉप्टर के अंदर से ये सब कुछ देख रही थी। और किकोरू सोचने लगती कि इन लोगों ने तो इस काइजू को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर दिया और ये चीज शायद इसलिए क्योंकि ये लोग अपने कॉम्बैट सूट की 40% पावर से भी ज्यादा को यूज कर पा रहे हैं। अब मुझे मालूम चला कि गेन क्यों एवरेज लीडर से ज्यादा पावरफुल है। और तभी गेन किकोरू से कहने लगता है
मैं तुमसे मेहनत, क्लीनलीनेस और हार्डवर्क कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी अनस्टॉपेबल पावर दिखाओ। और तभी गैन हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और वो अपने हथियार को सीधा काइजू के अंदर डाल देता है और अपने हथियार का इस्तेमाल करने के साथ ही वो उस काइजू को फाड़ देता है और कोर खत्म हो जाने की वजह से काइजू वहीं पर मर जाता है। और किकोरू भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। और अगले सीन के अंदर गैन इसी इंसिडेंट की न्यूज पढ़ने लगता है जहाँ पर उससे बड़ी फोटो मीना की लगी हुई थी। और ये चीज देखते हुए वो काफी ज्यादा बौखलाने लगता है क्योंकि ये न्यूज ट्रेंड कर रही थी। और किकोरू भी उसकी हरकतें देखते हुए सोचने लगती है, हमारे देश का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान अपना नाम ना आने पर काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। और तभी गैन ईजी का फोन नहीं उठाता क्योंकि उसे मीटिंग के अंदर नहीं जाना था। लेकिन तभी ईजी वहाँ पर आकर उसे एक जोर की लात मार देता है। ईजी उससे कहने लगता है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से जाना होगा। और गैन उससे पूछने लगता है कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरी चीज है कि मुझे ही वहाँ पर आना होगा। और ईजी कहने लगता है कि ये काइजू नंबर 8 से रिलेटेड है। सीन शिफ्ट होता है और हमें काफका दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। और वो सोचने लगता है कि आखिर वो इसाओ के सामने अपनी वर्दीनेस कैसे प्रूव करे। और तभी काफका को उस जगह पर एक टीम लेने के लिए पहुंच जाती है। और तभी सभी लोग डायरेक्टर के ऑफिस चले जाते हैं। और गैन को देखने के साथ ही काफका सोचने लगता है कि आखिर फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसाओ काफका से कहने लगता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब से सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू और सबसे ज्यादा ताकतवर एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी। अब हम लोग एक सबसे ज्यादा ताकतवर डिवीजन बनाएंगे ताकि हम लोग किसी भी सिचुएशन के अंदर तैयार रह सकें। काफका तुम्हें अपनी वर्दीनेस को प्रूव करना होगा ताकि सब लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकें। अगर तुम ये चीज नहीं कर पाए तो डिफेंस फोर्स के अंदर तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और तभी गैन कहने लगता है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारी इस ताकतवर डिवीजन के अंदर सिर्फ मैं ही काफी हूँ। और इतना कहते हुए गैन वहाँ से जाने लगता है। और तभी इसाओ गैन को रोकते हुए कहने लगता है, काइजू नंबर 9 इंसान के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स के ऊपर अटैक किया था। और इस चीज से साबित होता है कि काइजूस बदल रहे हैं, जिस वजह से हमें भी हमारे तौर तरीकों के अंदर बदलाव करना होगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे तो काइजूस एक दिन हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएंगे। और इसी वजह से हम लोगों को भी बदलना होगा। और तभी गैन कहने लगता है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर आपको मेरी मदद करनी है तो इस काइजू नंबर 8 से मेरे लिए एक वेपन बना दीजिए। और तभी काफका कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन गैन, लेकिन अभी तक मुझे उन लोगों के लिए जीना है जो कि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और अभी एक ऐसा वादा है जो कि मुझे पूरा करना है अपनी एक दोस्त के लिए। और काफका सैल्यूट करते हुए कहने लगता है कि मैं आपकी डिवीजन को ज्वाइन कर रहा हूँ। और तभी गैन कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और रिजल्ट दिखाओ। और अगर अगली बार तुमने अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वहीं मारकर तुम्हारी स्किन से एक सूट बनवाऊंगा। और दूसरी तरफ मीना भी सोशिरो को लेकर ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ किकोरू भी अपनी मॉम को याद करने लगती है। और इसाओ एक ऐसी लैब के अंदर जाता है जहाँ पर वो काइजूस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके चलते हमें शहर दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाने के साथ ही वहाँ पर काफी सारी तबाही हो जाती है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।